हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं चाहूंगा कि इस साल हम सब मिलकर ग्रो करें, आप अच्छी तरह पढ़ाई करें या फिर आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो इसी नए सीखने की होड़ में मैं आ गया हूं आपके सामने एक और चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज से हम क्लास 10th हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे नेशनलिज्म के बारे में, यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या क्या चीजें हुई। लेकिन ये सब जानने से पहले नेशनलिज्म ऑन अ बेसिक लेवल क्या चीज है उसके बारे में जानते हैं। तो नेशनलिज्म एक तरीके का डिजायर है। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, एक तरीके का रहना सहना है, बोलना। जब ऐसे लोग जो एक कल्चर, एक ग्रुप, एक रेस, एक लैंग्वेज बोलते हैं और वो आपस में मिलकर अपने लिए एक देश बनाना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग होना। इस चैप्टर में हम यही सब सीखेंगे। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरी फर्स्ट वीडियो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर वो आपने अच्छे से देखी है तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और अगर वो अच्छे से आपको याद नहीं है तो इसमें हम चलते चलते बहुत सी ऐसी टर्म्स देखेंगे, मैं आपको रिवाइज भी कराता चलूंगा ताकि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ ना कुछ याद आता रहे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक पेंटिंग दिखेगी। इस पेंटिंग को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सो ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में बाय आर्टिस्ट नेम फ्रेडरिक सोयूस। अब ये जो फ्रेडरिक सोयूस थे, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेंच कलाकार थे। इन्होंने इस पेंटिंग को मिलाकर टोटल 4 ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये विजुअलाइज किया था कि एक ड्रीम वर्ल्ड कैसा होगा। क्योंकि उस टाइम पे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सारे रेवोल्यूशंस चलते थे, वो मोनार्की के अंडर थे, तो कहीं ना कहीं उनका एक ड्रीम था। उस ड्रीम को उन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है। तो इसे हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। तो ये जो पेंटिंग है, ये बेसिकली डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के ऊपर बेस है। वो चाहते थे कि एक ऐसी दुनिया बने जहां पे सब लोग डेमोक्रेटिक हों, सोशल और रिपब्लिक हों। डेमोक्रेटिक मतलब आजाद, सोशली कुछ भी बोलने करने की आजादी हो, और रिपब्लिक वहां पे इलेक्शंस या रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएं तो वो अपनी मर्जी से चुने जाए, ना कि कोई जन्म से ही इन चीजों का प्रिविलेज ले सके और जन्म से ही वो बनता है। तो ऐसी 4 पेंटिंग्स बनाई गई थी जिनका नाम रखा गया था द फर्स्ट प्रिंट। तो इसमें आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। ये जितने भी लोग हैं, ये सारे या तो यूरोपियंस हैं या अमेरिकन्स हैं। सो ये एक लंबी कतार में चलते जा रहे हैं और चलते चलते आगे आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है। सो इसको अपनी रिस्पेक्ट देते जा रहे हैं। अब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, लिबर्टी किसे बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज को करने की या कहीं जाने की फ्रीडम होना, इसे बोलते हैं लिबर्टी। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो लिबर्टी है, इसे सिग्निफाई करने के लिए एक फीमेल फिगर का यूज किया जाता था, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल है। एक हाथ में आपको टॉर्च दिखेगी, इसे बोलते हैं द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। दूसरे हाथ में आपको ये चैरियट दिखेगी, बुक दिखेगी, जिसमें लोगों के राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरी फिगर है। पेंटिंग के नीचे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इन्हें हम बोलते हैं द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट। तो जितने भी एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट थे, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट इन द सेंस जो भी किंग से रिलेटेड चीजें थी या फिर जो पहले मोनार्की के टाइम पे चीजें थी, वो सब इंस्टीट्यूट की चीजें यहाँ पे गिरी हुई हैं, ये सिंबलाइज करने के लिए कि अब मोनार्की खत्म हो चुकी है। सो ये जो इस आर्टिस्ट ने एक विजन बनाया था, ये एक तरीके से यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा वर्जन ऑफ सोसाइटी, मतलब इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि उसके सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो। इस यूटोपियन विजन के अंदर आर्टिस्ट ये दिखाता है कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक लंबी लाइन में चल रहे हैं। हर किसी के पास अपना नेशन है और उसके साथ साथ अपने नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके हाथ में उनके फ्लैग्स हैं, अपनी अपनी डिफरेंट अपने नेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम्स हैं। और जैसे जैसे ये लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लिबरेट हो चुके हैं, वो आजाद हो चुके हैं। जैसे इस पेंटिंग में आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल कोने में 2 फ्लैग्स दिखेंगे। एक है आपका यूएसए का फ्लैग, बिल्कुल आपको कोने में दिखेगा। उसके साथ साथ आपको स्विट्जरलैंड का फ्लैग देखने को मिलेगा। सो इस पेंटिंग से
ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो दो देश हैं ये बहुत पहले लिबरेट हो चुके हैं, बहुत पहले आजाद हो चुके हैं, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की पेंटिंग है। सो इसमें ये दिखा रखा है कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका है तो हम भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुके हैं फ्रेंच लोग, और वो भी बहुत जल्दी इसको क्रॉस करने वाले हैं। उसके पीछे आपको जर्मनी दिखेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जर्मन लोग हैं वो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते थे अभी तक। और इस पेंटिंग में ये दिखा रखा है, एक होप दर्शा रखी है कि जर्मनी बहुत जल्द यूनाइट हो जाएगा और किसी न किसी दिन लिबरेट भी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको जर्मनी के बाद और भी लोग दिखेंगे, जैसे ऑस्ट्रिया के लोग दिखेंगे, उसके बाद किंगडम्स ऑफ टू सिलीज के लोग दिखेंगे, उसके बाद आपको लंबार्डी के लोग दिखेंगे, उसके बाद आपको पोलैंड के लोग दिखेंगे, फिर इंग्लैंड, और इस तरीके से आयरलैंड, हंगरी, रशिया और आगे बढ़ते जाएंगे। और इस पेंटिंग में आपको ऊपर बहुत सारी फिगर्स भी दिख रही होंगी। ऊपर से आपको हेवन से क्राइस्ट देख रहे हैं, सेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारी एंजल्स देख रही हैं, जो ये सिंबलाइज करते हैं कि नेशंस के बीच में फ्रेटर्निटी रहे। अब फ्रेटर्निटी का मतलब अगर हम लेमैन लैंग्वेज में देखें तो वो होता है ब्रदरहुड की फीलिंग होना, आपस में भाईचारे की फीलिंग होना, कि हम सब गॉड के ही बच्चे हैं और हम आपस में भाई बहन हैं। तो गॉड्स ये सब सिंबलाइज कराते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डील करेंगे कि किस तरीके से ये जो यूटोपियन विजन देखा गया था, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा और कैसे कैसे डिफरेंट इश्यूज हमें फेस करने पड़ेंगे। अब 19th सेंचुरी में बहुत से ऐसी चीजें आई थी जिन्होंने यूरोप को पूरे तरीके से बदल दिया, वेदर इट इज ऑन पॉलिटिकल लेवल, वेदर इट इज ऑन मेंटल लेवल, जिसका एंड रिजल्ट ये रहा कि हमें एक नेशन स्टेट मिल गई। जो एरिया एक टाइम पे मल्टीपल लोग रूल करते थे, आज वो किस तरीके से नेशन स्टेट बना, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और नेशनल स्टेट के साथ साथ आज जो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं मॉडर्न स्टेट का, उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं जो आज हम मॉडर्न स्टेट वगैरह देखते हैं वो नेशनल स्टेट से किस तरीके से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं तो आप दिल्ली से अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे। कोई बंदा तमिलनाडु के अंदर रहता है तो वो तमिलनाडु से अपने आप को रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन ऑन अ नेशनल लेवल अगर सब आपसे पूछें तो आप अपने आप को इंडियन कंसीडर करेंगे। यही दोनों डिफरेंस होते हैं एक मॉडर्न स्टेट के अंदर और एक नेशनल स्टेट के अंदर, जहां पर मॉडर्न स्टेट में लोग एक पर्टिकुलर एरिया तक ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ऑन अ नेशनल लेवल सब लोग एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं, एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं, जो बहुत टाइम के स्ट्रगल के साथ आई है, जिससे ये सारी की सारी नेशनल स्टेट बनी है। और ये नेशनल स्टेट किस चीज का नतीजा है? नेशनलिज्म का नतीजा है। आपके अंदर राष्ट्रीय बनाने की भावना जगेगी तभी तो आप बनाएंगे। तो नेशनलिज्म हो गया फीलिंग ऑफ डेवलपिंग अ नेशन, और नेशनल स्टेट हो गई उस चीज का रिजल्ट। और किस तरीके से ऐसी ही सेम चीज 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर आई, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पर, जहां पर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर किस तरीके से चीजें हुई और किस तरीके से वहां ये सब प्ले आउट होने के साथ साथ नेशनलिज्म, नेशन बनने का आइडिया किस तरीके से वहां पे उठा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी हमने नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन देखा था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो 1789 में हुआ था। अब हमें पता है 1789 के अंदर ये जितनी भी फ्रेंच टेरिटरी थी ये पूरी की पूरी फुल्ली फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट थी। 1789 के अंदर मोनार्क का राज था, लेकिन 1789 खत्म होने के साथ साथ मोनार्क का राज भी खत्म हुआ। अब 1789 में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जितनी भी मोनार्की है वो खत्म हुई और जितने भी राइट्स हैं वो फ्रेंच सिटीजन्स को मिल गए, जिससे अब लोग डिसाइड कर सकते थे कि इस नेशन की डेस्टिनी कहां तक जाती है, क्या आगे डेवलपमेंट होती है। सब कुछ फ्रेंच सिटीजन्स को सौंप दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस और मेजर्स उठाए गए जिससे लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो सके, लोगों के बीच में एकता डेवलप हो सके। फ्रेंच लोगों को बहुत सारे आइडिया समझाए गए, जैसे कि ला पार्टे का मतलब होता है द फादरलैंड, जिसमें यह बताया जाता है ये जो भी देश है जहां पे हम रहते हैं ये हमारे लिए पिता समान है और हम इसके सिटीजन्स हैं, हम इसके बच्चे हैं, ताकि लोगों के बीच में यूनाइटेड कम्युनिटी बनी रहे और वो इक्वल राइट्स एंजॉय कर पाए टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया फ्रेंच फ्लैग चुना गया
ताकि ये दर्शाया जा सके कि अब मोनार्की खत्म हो चुकी है फ्रांस में और कहीं ना कहीं हम अब लिबरेट हो चुके हैं। नेशनल असेंबलीज बनाई गई, पार्लियामेंट बनाए गए जो रूल्स वगैरह बनाएंगे, और जितनी भी पार्टीज वगैरह बनती थी उन्होंने नेशन के नाम पर ओथ लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को बनाया गया। और इन्हें इस तरीके से बनाया गया जो भी फ्रेंच के लोग हैं वो इक्वल राइट्स को एंजॉय कर पाए और सबको कानून की नजर में एक जैसा देखा जाए। जितनी भी कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगी हुई थी, फीडल ड्यूज लगे हुए थे जो हाई क्लास के लोग लेते थे लोअर क्लास से, उन सबको हटाया गया और एक प्रॉपर वेटिंग और मेजरमेंट सिस्टम बनाया गया। उसके साथ साथ जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे जो लोग बोलते थे उन सबको हटाया गया और एक ही लैंग्वेज को प्रमोट किया गया जिसे हम आज फ्रेंच बोलते हैं, कि लोग वही बोलेंगे और वही लिखेंगे और एक कॉमन लैंग्वेज होगी इस पूरे नेशन की। अब क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को इतनी सारी चीजें मिल चुकी थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ये मिशन भी बना लिया कि जैसे उन्होंने अपने देश को आजाद किया है ऐसे ही वो पूरे यूरोप को लिबरेट करेंगे और भी यूरोपियन कंट्रीज को हेल्प करेंगे ताकि वो भी एक नेशन बन सके। अब जैसे जैसे उन्हें आगे बढ़ना था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने मिलकर एक जैकोबियन क्लब बनाया, एक आर्मी तैयार की और वो आगे बढ़ गए और अपनी आर्मी लेकर वो हॉलैंड की तरफ चले गए, उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद स्विट्जरलैंड और उसके बाद इटली। और 1790 के अंदर जब बहुत सारी रेवोल्यूशनरी वॉर्स चल रही थी तो फ्रेंच आर्मी आगे बढ़ी और उन्होंने आगे और कंट्रीज में नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट करना स्टार्ट किया। लेकिन आगे जाकर फ्रांस को नेपोलियन ने हथिया लिया और बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। अब फ्रांस फिर से मोनार्की में तब्दील हो चुका था। हाँ, माना नेपोलियन ने उनकी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जो आज भी कहीं ना कहीं फॉलो होते हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम के लिए, पूरा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसके लिए इतना अच्छा काम किया कि इस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत हद तक बढ़ गई थी। उन्होंने सिविल कोड लगाए 1804 के अंदर, जिन्हें हम नेपोलिक कोड्स भी बोलते हैं। इनके अंदर जितने भी प्रिविलेज मिलते हैं लोगों को, जो भी जन्म से प्रिविलेज मिलते हैं, उन सबको हटाया गया। उसके साथ साथ लोगों को यह बताया गया कि सब लोग कानून की नजर में अब इक्वल हैं, कोई भी अनइक्वल नहीं है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने लॉज निकाले। किसी बंदे के पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कोई उसकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हथिया नहीं सकता। ये चीजें बनाई गई और इन चीजों को नेपोलियन ने आगे भी बढ़ाया। जितनी भी कॉलोनीज उन्होंने फ्रांस के अलावा हथिया रखी थी उनमें भी ये सेम रिफॉर्म्स डाले, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो। और नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई करने के लिए जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे उनको खत्म कर दिया और जितने भी छोटे पीजेंट थे उनके ऊपर मेमोरियल ड्यूज लगे हुए थे उनको भी हटा दिया। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थे उन्हें भी हटा दिया, जिससे बहुत सारे न्यू बिजनेसमैन, आर्टिसंस, इन सबको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जिससे उन्हें डेमोक्रेसी वाली फ्रीडम तो शायद नहीं मिली लेकिन एक नई फ्रीडम बन चुकी थी जो वो अब एंजॉय करने लगे थे। और बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड वेट और मेजर सिस्टम बनाया गया जो पूरे के पूरे देश पर लागू होता। एक ही तरीके की करेंसी इंट्रोड्यूस की गई जिससे अब वो एक जगह से दूसरी जगह अगर गुड्स को लेकर जाते तो उन्हें बहुत आसानी होती, बहुत उन्हें फैसिलिटीज मिलती। अब नेपोलियन ने इतने अच्छे काम किए थे लेकिन जो एरिया उसने कॉन्कर कर रखा था वहां पे रिएक्शंस बहुत ज्यादा मिक्स आ रहे थे। जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के अंदर पहले पहले फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया ये सोचकर कि उन्हें लिबर्टी मिलेगी, उन्हें लगा कि उन्हें अपने मोनार्क से राहत मिलेगी, लेकिन उनका ये जो एम्बिशन है बहुत जल्दी धरा का धरा रह गया। उन्होंने देखा ये जितने भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स हैं ये सब के सब हैंड इन हैंड नहीं चलते। आप हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आप हमसे बेसिक राइट छीन रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर, सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता किंग के बारे में, और उन्हें फोर्सफुली आर्मीज के अंदर भर्ती कर दिया जाता है ताकि वो और जगह को कॉन्कर कर सके। तो ये सारा जो हमने अभी तक देखा ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडियाज के बारे में देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई। नेपोलियन ने कुछ ना कुछ चीजें अच्छी की तो कुछ गलत की।
तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया है कि किस तरीके से नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ। अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म का आइडिया बनना शुरू हुआ लोगों के अंदर। अगर आप मिड 18th सेंचुरी का मैप देखेंगे तो वहां पे आपको कोई भी नेशनल स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारे के सारे पहले इंपीरियल पावर रूल करते थे इनके ऊपर। इंपीरियल पावर यानी ये सब किंगडम्स में डिवाइड थे, ना कि कोई नेशन की तरह। और लोग अपने आप को कलेक्टिवली एक नज़रिए से देखते ही नहीं थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी उनके पास, क्योंकि वो ना कोई कॉमन कल्चर शेयर करते थे। कॉमन कल्चर के साथ साथ वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने के साथ साथ वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से आते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हैब्सबर्ग एम्पायर है, वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करता था। वहाँ पे कहीं पे एल्पाइन रीजन है तो वहाँ पे दूसरे लोग हैं, कहीं पे इटालियन स्पीकिंग लोग हैं, कहीं पे जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। तो लोगों के बीच में एक कलेक्टिव यूनिटी थी ही नहीं, वो अपने आप को अलग ही समझते थे। तो अब यही देखना है कि एक कलेक्टिव यूनिटी ना होने के साथ साथ, एक पॉलिटिकल यूनिटी ना होने के साथ साथ एक ही चीज़ उन्हें बांधे रखती थी। इतने सारे अलग अलग लोग थे, एक ही पर्टिकुलर जगह पर आपको डिफरेंट एथनिसिटी वाले लोग दिख जाएंगे। तो इतने सारे लोग सिर्फ एक ही चीज़ से बंधे हुए थे। तो ये थी अलायंस ऑफ द एम्पायर। बहुत सारे एम्पायर्स की आपस में दोस्ती थी, तो इस तरीके से वो रिस्पेक्ट करते थे और कहीं ना कहीं इसीलिए एक साथ रह रहे थे। नहीं तो कौन आज के टाइम में एक साथ रहता है। और अब हम आगे देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद नेशनलिज्म का आइडिया किस तरीके से एमर्ज हुआ, किस तरीके से लोगों ने उसे अडॉप्ट किया। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है, उसके अंदर एक बंदे का रूल करना बहुत मुश्किल है, तो वो अपने लिए अलग अलग लोगों को बनाता था, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग एरिस्टोक्रेट बनाता था। इन एरिस्टोक्रेट में कहीं ना कहीं एक यूनिटी आनी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज ये उस पर्टिकुलर जगह पे डोमिनेट करते थे और इनके पास एस्टेट्स होते थे। अब सोशली एंड पॉलिटिकली एक बंदा पूरे के पूरे एम्पायर को रूल नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। तो वो क्या करता था, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट या फिर मल्टीपल एरियाज के लिए मल्टीपल एरिस्टोक्रेट चुनता था, लोग चुनता था, और उन्हें एक पर्टिकुलर जगह असाइन कर देता था। धीरे धीरे इन एरिस्टोक्रेट के अंदर यूनिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई आपस में ही, क्योंकि इनका कॉमन वे ऑफ लाइफ था। ये कुछ ना कुछ चीज़ें ओन करते थे, उस पर्टिकुलर जगह पर ये डोमिनेट करने लग गए थे और इनकी आपस में मैरिजेस होनी स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं एक यूनिटी आनी स्टार्ट हो गई। कोई छोटा एरिस्टोक्रेट होता था, वो बड़ी फैमिली में जाके शादी कर लेता था, तो इस तरीके से वो अपनी अलॉटेड लैंड को और बड़ा कर सकता था, अपने अलॉटेड रिसोर्सेज को और बड़ा कर सकता था। तो यूनिटी आनी यहाँ से शुरू हो गई। उसके साथ साथ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर, क्योंकि टाउन्स बनना स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे कॉमर्शियल क्लासेस आ गई थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, मार्केट में काम करते थे, तो इनके अंदर भी यूनिटी आनी चालू हो गई थी मार्केट से रिलेटेड। अब होता क्या है, आप एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत टाइम तक किसी बंदे के साथ रहते हो, अब चाहे ना अनचाहे आपको कहीं ना कहीं उससे काम पड़ जाता है, जिसके बहाने आपकी दोस्ती हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी यूनिटी डेवलप होनी चालू हो गई थी। लेकिन ये जो मार्केट वाली यूनिटी है, ये हर जगह पे अलग अलग टाइम आई थी, बिकॉज हम देखते हैं जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो बहुत टाइम बाद आया था। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के बाद आई थी ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से मार्केट्स बनना चालू हुए, लोग आपस में इंटरैक्ट करने लगे। लेकिन वहीं पर आप फ्रांस और जर्मनी को देखें तो वो 19th सेंचुरी के अंदर आ चुका था। इस तरीके से नए नए सोशल ग्रुप्स बनने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक यूनिटी आनी चालू हो गई अपने आप ही। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए। पहले वो कम थे नंबर में, हम 19th सेंचुरी की बात करें कम थे, लेकिन एकदम से उनका नंबर बढ़ गया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आना चालू हुआ। और धीरे धीरे 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते एजुकेटेड लोग हो गए, लिबरल मिडिल क्लास लोग हो गए, जो अपनी सोच को बहुत ओपन रखते थे। उनके अंदर नेशन को यूनाइट करने की चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली आनी चालू हो गई और उनके इन सब आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी भी चालू हो गई। तो इस तरीके से सबसे पहले
यूनिटी डेवलप हुई लोगों के अंदर, भले ही वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से आते थे। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब नेशनलिज्म का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, उसे नेशनलिज्म समझते हैं। कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के राइट चाहते हैं, उन्हें अलग तरीके से देखते हैं। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि लिबरल्स के अनुसार नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो नेशनलिज्म के आइडिया को बहुत क्लोजली एक टर्म के साथ जोड़ा जाता था जिसे हम बोलते हैं लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म क्या है, तो ये वर्ड आता है लिबर से। लिबर का मतलब होता है फ्री। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ये था कि उन्हें अब हर चीज़ के लिए फ्रीडम मिल जाएगी, वो कैसे मर्जी चाहे अपना बिजनेस ट्रेड वो चला सकते हैं, और सब लोग लॉ के आगे, जो भी कानून होगा उसके आगे सब लोग बराबर होंगे, किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। वो ये मानते थे, और ये मानते थे कि अब हम गवर्नमेंट को अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर लिबरलिज्म को इस तरीके से देखा जाता था कि वो अब ऑटोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से उन्हें लिबरलिज्म मिल जाएगा, और जितने भी पहले लोगों के पास प्रिविलेजेस होते थे वो हट जाएंगे, सबको इक्वल चीज़ें मिलेंगी और सब लोग कानून की नज़र में इक्वल होंगे। लेकिन येट वो लोग ये समझते थे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये नहीं है कि सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग करने के राइट्स को बांटा गया था, लेकिन उसके अंदर भी सिर्फ उन्हीं को राइट्स मिले थे जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन करते हैं और अपने 3 दिन के वेज के बराबर का टैक्स देते हैं, तो उन्हें ही वोट करने का अधिकार मिला था। ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी देखा था। और अगर हम आगे बात करें तो जब जैकोबियन क्लब आया था, तो उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए लोगों को, सबको वोट करने का अधिकार मिला था, और वो भी उस टाइम मेल्स को मिला था। लेकिन उसके बाद जब नेपोलियन आया, नेपोलियन ने नेपोलियन कोड्स निकाले, उसके अंदर ये बताया कि भाई वोट देने का अधिकार औरतों को नहीं है और माइनर्स को नहीं है। औरतें और नॉन प्रॉपर्टी मैन, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो अपने 3 वेजेस के बराबर टैक्स नहीं देते, वो लोग वोट नहीं दे सकते। अब ये सब चीज़ें हो गई तो लोग खिलाफ में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। उन्होंने इक्वल राइट्स की डिमांड की, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए हमें भी पार्टिसिपेशन लेना है, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। वहीं पर अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर के बेसिस पे देखें तो वहाँ पे लिबरलिज्म का मतलब ये होगा कि उन्हें मार्केट में कुछ भी करने की आज़ादी है। उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट मार्केट में रेट तय करती है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। उनके लिए लिबरलिज्म ये स्टैंड करता था। जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, उनके जितने भी रेट होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वो लोग ये मानते थे लिबरलिज्म का मतलब। अब जैसे कि हम जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो 19th सेंचुरी के अंदर कि जैसे आपको कोई भी आप टेक्सटाइल का मटेरियल लेके आते हैं, कोई भी कपड़ा लेके आते हैं, उसे आप किसी भी जगह लेके जाएंगे, चाहे वो फ्रैंकफर्ट में लेके जाएं, चाहे वो मेनीज में लेके जाएं, या फिर न्यूरनबर्ग के अंदर लेके जाएं, वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर लेंथ को वहाँ पर हर बार, क्योंकि मेजरमेंट सिस्टम अलग अलग होते थे, तो उस कपड़े को अपने हिसाब से मेजर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकफर्ट के अंदर कोई कपड़ा आप लेके गए, वो 54.7 सेंटीमीटर्स का है। उसी कपड़े को जब आप न्यूरनबर्ग के अंदर लेके जाएंगे, वहां पे जब वो मेजर किया जाएगा तो वहां के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वही कपड़ा 65.6 सेंटीमीटर्स का हो जाएगा। सो इन्हीं सभी कंडीशंस को एक तरीके से इकोनॉमिक एक्सचेंज को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर एक ऑब्स्टिकल माना जाता था उसके अंदर, जिसकी वजह से आगे जब न्यू कमर्शियल क्लास बनी, उन्होंने एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मांगी, और इन 1834 एक कस्टम यूनियन बनाई गई पर्शिया के अंदर, जिसे बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया, और इस यूनियन ने मिलकर ऐसे बैरियर्स को ख़त्म कर दिया। एक यूनिफाइड करेंसी बनाई गई जो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर लागू होगी। उसके साथ साथ रेलवे नेटवर्क्स को भी एक्सपैंड किया गया, जिससे लोगों को यहाँ वहाँ जाने में और सहूलियत हुई, और उसके साथ साथ जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा, और लोगों के अंदर यूनिटी और भी ज़्यादा डेवलप हुई। तो ये था लिबरलिज्म का मीनिंग हर किसी के लिए, और हमने एक एग्जाम्पल देखा किस तरीके से हर बंदे के लिए लिबरलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं।
वो नेशनलिज्म को लिबरलिज्म ही समझते थे और किस तरीके से इसका मतलब हर किसी के लिए उसके कन्वीनियंस के हिसाब से उसने निकाल लिया था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ नहीं आई एक बार और रिवाइंड करके देखेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको समझ आएगी। उसके साथ साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई आगे जाकर। और हाँ, मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन आप अगर इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे और मेरा पढ़ाया हुआ रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आएगा और रिटेन करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके साथ साथ अपने किसी दोस्त के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ।